बोलो कौन बोल रहा है? सर वो लास्ट वाला एक बार बता दो ना। लास्ट में वो रेडियो एक्टिव अपन ने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें लास्ट में फिर अपन ने एक प्रेगनेंट को मिलाया था। हाँ वो तो फिर भारी कण नीचे बैठ गए थे और हल्के कण ऊपर गए थे। उसे पूरे पढ़ेंगे। वो कल क्लास अधूरी रह गई थी थोड़ी सी। अब क्या 2 बार आउट हो गए थे। आज भी मैं अपनी पर्सनल आईडी से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा था कोचिंग वालों को कि भाई प्रोफेशनल आईडी होती है, वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे चल जाती है आराम से। तो वो देखो कभी दिया नहीं उन्होंने। तभी तो मैं अपनी आईडी से पढ़ाऊंगा। हो सकता है आज भी अपन बीच में ही क्लास खत्म हो जाए तो मैं दोबारा जुड़ जाऊंगा। ये ध्यान रखना, बाहर मत हो जाना। हो सकता है 40-45 मिनट बाद। ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी और लास्ट में अपना चल रहा था जेनेटिक मटेरियल जो चल रहा था ना अपना, उसमें अपना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका नाम था हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, यही था। और इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल। और बैक्टीरिया के लिए कहा था उसने या वायरस, सॉरी वायरस के लिए कहा था। लेकिन उसने ओवरऑल ही बताया था कि भाई डीएनए जो होता है वो ही जेनेटिक मटेरियल था कि प्रोटीन। उसके लिए हमने कल पढ़ाई पढ़ ही लिया था कि इसने, हर्षे और चेस ने, 2 प्रकार के बैक्टीरियोफेज बनाए थे। ठीक है, इस तरह से। एक में तो डीएनए लेवल था और एक में प्रोटीन लेवल था, इस तरह से। ठीक है, ये कल पढ़ ही लिया था अपन ने। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है ये अटैच होते हैं इससे, इकोलाई सेल से। मान लो सबसे पहला जो प्रोसेस था वो यही था कि इकोलाई सेल से सबसे पहले क्या होगा, इन बैक्टीरियोफेजेस का अटैचमेंट होगा। ठीक है, ये प्रोटीन है, हेड बना होता है, ये भी प्रोटीन है। लेकिन इसका कौन सा है? S35। इसका डीएनए कौन सा है? P30। रेडियो एक्टिव है। ये नॉर्मल है, ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इस तरह से। जो रेड कलर का दिख रहा है वो रेडियो एक्टिव है। एक में प्रोटीन लेबल है S35 द्वारा, एक में डीएनए लेबल है P32। अब इसके अंदर क्या होता है, इस इकोला खुद का न्यूक्लियोटाइड भी, सॉरी न्यूक्लियोड होता है। न्यूक्लियोड मीन्स इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था इसमें बताया था कल मैंने कि सबसे पहले क्या होगा, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट हो गया। फिर सेकंड प्रोसेस जो होता है उसे हम ब्लेंडिंग कह देंगे। ब्लेंडिंग मीन्स एक तरह से मिक्स होना, मिक्सअप होगा, मिक्सिंग हो जाएगी। मिक्सिंग मीन्स जैसे ये एक बैक्टीरियोफेज है, ऐसे और सैकड़ों बैक्टीरियोफेज इस सेल से अटैच होंगे अलग अलग जगह, और क्या करेंगे, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डालेंगे। ठीक है, तो ब्लेंडिंग होगी। ब्लेंडिंग में अब तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो देख लेना, उसमें डायग्राम में ब्लेंडिंग क्या होगी। अटैचमेंट, अटैचमेंट हो गया। फिर ब्लेंडिंग मीन्स बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होंगे जो अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डालेंगे। इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस था वो है सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज करना। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो मैंने कल बताया था इस मिक्सअप को, इसमें सेल्स है और वायरल पार्टिकल है, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो कल बताया था मैंने इस तरह की टेस्ट ट्यूब या सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगी। इस ट्यूब के अंदर एक जगह तो क्या होगा, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद की बात है, क्या होगा, एक तो सुपरनेटेंट बनेगा और एक क्या बनेगा,
एक बनेगा प्रेसिपिटेट। जो नीचे होता है वो प्रेसिपिटेशन होता है, भारी होती चीज वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, इस तरह से, और हल्की होगी वो तैरती रहेगी। ये कल हमने देखा था, ठीक है। अब इस केस में, जिस केस में डीएनए, ये वाला, जिसमें डीएनए या P32 लेबल डीएनए है, उस केस में क्या होगा? इस वाले केस में देखेंगे, ये तो सुपरनेटेंट है और ये क्या है? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट में हमेशा भारी चीज होती है, इसमें प्रेसिपिटेट्स में क्या होगा? सेल्स होगी। क्या होंगी? सेल्स। कौन सी सेल्स? इक्वलाइज सेल्स। और सुपरनेटेंट में क्या होगा? इसमें होंगे वायरल पार्टिकल या प्रोटीन पार्टिकल, वायरस के प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। सेम यही चीज यहाँ पर होगी, सुपरनेटेंट होगा और क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। सुपरनेटेंट में वही वायरल पार्टिकल होंगे और प्रेसिपिटेट में क्या होगा? सेल्स होगी। तो इन्होंने ये जब सेंट्रीफ्यूज किया तो इसको डिटेक्ट किया, सुपरनेटेंट को अलग से डिटेक्ट किया और प्रेसिपिटेट को। तब इन्होंने देखा, इन दोनों को इधर लिख देता हूँ मैं एक तरफ, है ना। जैसे एक केस देख लेते हैं अपन, S35 वाला देख लो। S35 वाले केस में क्या था कि सुपरनेटेंट जो था, इसमें रेडियो एक्टिविटी थी, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी, ठीक है। और प्रेसिपिटेट जो सेल्स थी, सेल्स में डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था। वहीं इसका उल्टा इधर था, प्रेसिपिटेट में क्या था? यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है इसमें रेडियो एक्टिविटी थी, मतलब सेल्स में रेडियो एक्टिविटी थी, इसमें एब्सेंट थी, रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, मतलब प्रोटीन में नहीं थी। इन दोनों से चीजों से क्या शो हो रहा है? देखो, ये चीज तो ये शो कर रहा है कि जो सेल्स के अंदर डीएनए गया है फर्स्ट केस में, ठीक है। ये दो केस बनाए थे मैंने, यहाँ से यहाँ, ये फर्स्ट केस है। इस केस में देखेंगे हम, डीएनए P32 लेवल था, डीएनए अंदर गया, ठीक है, और वायरस पता नहीं कहाँ पर है। अभी डीएनए की बात करेंगे, डीएनए अंदर गया होगा, सेल्स के अंदर था, इसलिए इनकी सेल्स के अंदर रेडियोएक्टिविटी थी, जबकि प्रोटीन पार्टिकल थे सुपर, उनमें नहीं थी। फिर इसका दूसरा प्रयोग इधर किया गया था कि S35 में देखा हमने, इनमें ये प्रोटीन जो बाहर सुपर था, बाहर जो सेल के बाहर जो प्रोटीन पार्टिकल थे, उनमें रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट थी, जबकि अंदर जो डीएनए था वो नॉर्मल था, इसलिए रेडियोएक्टिविटी नहीं थी। इन दोनों चीजों से, दोनों बिंदुओं से ये शो हो रहा है कि डीएनए ही क्या होता है? सेल के अंदर जाता है, प्रोटीन नहीं जाता। डीएनए, जब वायरस का इन्फेक्शन होता है सेल के अंदर, तो वायरस क्या होता है? अपने जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को ही इंसर्ट करता है और प्रोटीन पार्टिकल बाहर नहीं जाते हैं। हालांकि ये चीज तो पता थी पहले से, लेकिन जब उस समय जब डिस्कवरी हुई थी, इसकी खोज की गई थी, तब ये बहुत बड़ी बात थी। पहले तो ये समझते थे कि प्रोटीन और वायरस दोनों जाते होंगे, प्रोटीन जाता होगा, क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल क्या है। तब हर्षे जज ने बताया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वो उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ डीएनए अंदर जाता है। फिर कल मैंने ये चीज बताई थी कि डीएनए अंदर जाके क्या करेगा। ये बात की बात है ना। ये तुम्हें कल थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो गया होगा कि लाइसोजेनी साइकिल क्या है, लाइटिक तो तुमने पढ़ा होगा लाइसोजेनी, और लाइटिक तो समझ में आ गया होगा कल वाला, है ना। बाकी इस टॉपिक से ज्यादा लिंक नहीं है, बस इतना बता रहा था कि डीएनए अंदर जाता है, इस वायरस का डीएनए इकोलाई के डीएनए से जुड़ता है, फिर इसका उपयोग करता है। वायरस करते ही क्या है? होस्ट की मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो मशीनरी क्या है? यही तो है, इसके एंजाइमों का उपयोग करेगा और नए वायरस पार्टिकल बनाएगा और नए वायरस बन जाएंगे इसके अंदर, फिर इस कोशिका को बर्स्ट करके, है ना, इसे फोड़ के ये बाहर आ जाएंगे इस तरह से। तो ये वायरल पार्टिकल नए बन जाएंगे, ये इसका लाइफ साइकिल है। तो लाइटिक और लाइसोजन चलती है, तो ये बात की बात है, तुम्हें मतलब ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये अभी एक्सपेरिमेंट इतना ही था कि एक में उन्होंने डीएनए को लेबल किया, जब डीएनए को लेबल किया तो रेडियो एक्टिविटी किसमें थी? सेल्स में थी, बस ये ध्यान रखना। और जब प्रोटीन को लेबल किया तो रेडियो एक्टिविटी किसमें थी? बाहर सुपरनेटेंट में जो प्रोटीन पार्टिकल थे उनमें थी। इस दोनों चीजों से ये सर हाँ, बोलो बोलो। सर डीएनए है ना, उन्होंने ये पाया कि डीएनए जो है सेल्स में चला जाता है, तो इससे ये कहाँ से हुआ कि ये जेनेटिक मटेरियल है?
अरे यही तो बात, जब इसी, ये बताओ ट्रांसमिशन किसका होता है? डीएनए का ही तो होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का ही तो होता है। जेनेटिक मटेरियल तो जाता है दूसरी सेल के अंदर, प्रोटीन थोड़ी जाता है। लेकिन सर अभी जब जितनी भी चीजें पढ़ेंगे आगे, है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें सब जेनेटिक मटेरियल का ही होगा। तुमने कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, ये ट्रांसडक्शन है, तो इनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरी सेल जा रही है, तो किसके थ्रू जा रही है? डीएनए के थ्रू जा रही है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। बात समझ में आ रही है? ओके सर। अभी जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, उसके अंदर क्या था? यही तो था। कोरोना एक आरएनए वायरस है, तो वो अपनी ह्यूमन सेल के अंदर जाता है ना, लंग्स के अंदर भी जाता है ना, और वाइटल ऑर्गन्स में भी जाता है। वहां पर जाकर वो अपना आरएनए छोड़ देता है कोशिका के अंदर। वायरल पार्टिकल तो बाहर रह जाते हैं, सेल के अंदर क्या जाएगा? होस्ट सेल में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाएगा, या तो आरएनए जाएगा या डीएनए जो उसके पास होगा, भाई वही तो जाएगा, फिर वो एक्सप्रेस होगा। अभी जैसे ये चीज थोड़ी बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, अब ये डीएनए इसके अंदर जा रहा है, तो फिर ये एक्सप्रेस होगा इसके अंदर, ये जीनोम है ना इसका, ये इसका डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल, ये अंदर इस कोशिका में एक्सप्रेस होगा। और फिर इसमें आने का मतलब ये नहीं कि आराम करेगा, ये इसमें आकर फिर क्या करेगा? अपनी प्रोजनी बनाएगा। ये लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बहुत सारे वायरल पार्टिकल बना लेगा एक सेल के अंदर। फिर ये सेल फट जाएगी, फटने के बाद फिर ये लाखों या हजारों वायरस जो हैं, ये अन्य सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये इसका चलता रहता है, यही इसका रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसलिए जो वायरस वायरस जो है या बैक्टीरिया फेज जो है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। तो इसके बाद दो ही चीज है, एक तो प्रोटीन, एक डीएनए। एक प्रोटीन है, एक डीएनए है, इन दोनों में से पता करना था कि दोनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, वो है कौन सा है? वो है डीएनए। ठीक है, तो मैं, डीएनए। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी शायद तुम्हें। कल का आज का दोनों का मतलब थोड़ा समझ में आ गया होगा। हाँ, ये दोनों साइकिल लाइसोजेनिक और लाइटिक ये एक बार समझा दो। मैं अगले स्लाइड से लेता हूँ, समझ लो इसको ऐसे। देखो, जैसे कोई वायरस होता है, ये वायरस है, कोई भी वायरस है ना, ये वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये लो इन्फेक्ट कर दिया, तो इसको चलो बना देते हैं ऐसे। इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने, इस सेल का खुद का क्या है? एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और वायरस ने, जैसे कोई दूसरा वायरस बनाया था मैं, ये वायरस है दूसरा, इसने क्या कि अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे दो केस होंगे, या तो क्या होगा कि ये सेल एक्सप्रेस होगी, मतलब इस तरह से, ये सेल है दूसरी, ये आगे आगे का प्रोसेस है, ये आरएनए था इसका, ये राइबोसोम से जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, और नई प्रोटीन बनाएगा। इसके बाद क्या होगा? नई प्रोटीन असेंबल होगी, और ये इसका जीनोम, देखो इसने इसको होस्ट के जीनोम को यूज नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया? होस्ट की मशीनरी यूज की है, और नए प्रोटीन पार्टिकल इसने बना दिए, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन पार्टिकल बना दिए। बनाने के बाद क्या होगा? इसके अंदर, इस सेल के अंदर, इन प्रोटीन पार्टिकल मिलकर वायरस का निर्माण करेंगे। इसके अंदर आरएनए था ही, आरएनए तो पड़ा ही था इसका, आरएनए भी रेप्लिकेट होगा। तो आरएनए और प्रोटीन, इस तरह से आरएनए या डीएनए भी हो सकता है ना, जेनेटिक मटेरियल, इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से वायरस बन जाएंगे। ये होस्ट का जीनोम अलग रहेगा, इस तरह से बहुत सारे वायरस बन गए। फिर आखिर में क्या होगा? ये सेल है, ये इस तरह से फट जाएगी, और इसके थ्रू ये वायरस पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके जो ये प्रोसेस चल रहा है पूरा, ये लाइटिक साइकिल है, लाइसिस हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? लाइटिक साइकिल। अब देखो, अगर ये वायरल डीएनए इसमें ऐसे एक्सप्रेस ना होके क्या हो रहा है? ये इस सेल के जो जीनोम है, ये इसका जीनोम है, और यहाँ पे कहीं पे ये अटैच हो गया, जो वायरल पार्टिकल का जो जीनोम था वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इसका पार्ट बन गया ये। अब ये इसके पार्ट के रूप में काम कर रहा है, किसके? होस्ट जो है, होस्ट का जीनोम है या बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है, उससे जुड़ गया ये। अब इसे एपिसोम बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे? एपिसोम। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा ना, एक से दो, दो से चार, जैसे जैसे सेल बनेगी, वैसे वैसे इसका डीएनए भी बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर ये वायरस एक्टिव नहीं हो रहा, इस वायरस का जीनोम है वो एक्टिव नहीं है, मतलब इसमें जुड़ा हुआ है, इसी के साथ रेप्लिकेट होगा, और मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेगा अपनी। जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट होगा,
वैसे वैसे इसकी कॉपी बढ़ती जाएगी, इस होस्ट जीनोम के साथ में इसकी कॉपी बढ़ेगी। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में ये क्या होगा, वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा। कैसी में वापस क्या हो जाएगा, जैसे चलो इधर बना देता हूँ मैं, जब इतना होने के बाद में हजारों लाखों कॉपियां बन जाएगी, बाद में वापस जो डीएनए था यहाँ से जुड़ा हुआ था वो यहाँ से निकल के बाहर निकल गया। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद में फिर ये साइकिल चल जाएगी दोबारा। तो ये जो प्रोसेस है ये वाला पूरा, इसे बोलेंगे लाइसोजेनिक। और ये बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक मतलब जैसे किसी भी इन्फेक्शन हो गया किसी वायरस का, अगर उसमें ये साइकिल चल रही है ये वाली, तो उसे पता ही नहीं चलेगा, सिम्टम्स ही नहीं आएंगे उसके अंदर कि उसके अंदर वो क्या रहा है, क्योंकि वो सेल्स के साथ हो रहा है, अभी एक्सप्रेस नहीं हो रहा जीन। उसके बाद जब ये लाइसोजेनिक साइकिल, जैसे मान लो 1 लाख वायरस बन गए, ये मान लो ऐसे 1 लाख 1 लाख क्या बन गए, इसमें सेल्स बन गई, सपोज ऐसा मान लो तुम। तो 1 लाख सेल्स बनने के बाद में और फिर ये अलग हो रही है, ऐसी 1 लाख सेल हो गई और फिर अलग हो गई, तो एकदम से 1 लाख सेल फिर अपना जीनोम एक्टिवेट होगा, अपने वायरल पार्टिकल बनाएंगे, और हर एक सेल से लाखों वायरस बनेंगे। अब देखो 1 लाख को वापस 1 लाख से मल्टीप्लाई करो तो कितने वायरस एक साथ अटैक करेंगे, कितने सारे एक साथ अटैक करेंगे। तो जब लाइटिक साइकिल आती है, अधिकांश वायरस जो होते हैं उनमें लाइटिक लाइसोजेनिक दोनों साइकिल होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी वो कौन सी कंडीशन उसे मिली हुई है। अगर फेवरेबल कंडीशन होती है उसकी, जब तो क्या करता है वो लाइटिक साइकिल चलाता है, फेवरेबल मीन्स सब कुछ सही है। और अगर उसे अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो होस्ट के साथ रेप्लिकेट होता रहता है, और जब जो ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये अपना जीनोम वापस मुख्य जीनोम से अलग कर लेगा, फिर ये राइबोसोम से जुड़ेगा, प्रोटीन पार्टिकल बनाएगा, और फिर उसके बाद नए वायरस बनाएगा। ठीक है, तो ये 2 साइकिल चलती रहती है वायरसेस के अंदर, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। एक बार इसका डायग्राम देखा तो फोटो मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक नहीं था, फिर थोड़ा बता दिया मैंने तुम्हें। आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक अपने समझ में आ गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसमें क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मैकार्टे, मैक्लेओड, ये 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि भाई जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हर्शे और चेस ने बताया था। तो तीनों चीज क्लियर हो गई होगी शायद तुम्हें, है ना। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना और क्लियर हो जाएगा। अब आगे कहानी ये हो रही है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो हम बोल रहे हैं कि डीएनए होता है, ये तो हर्षद चेस ने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना। लेकिन हम देखेंगे कई जगह आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के साथ में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है कई जगह। जैसे मुख्यतः ये आरएनए वायरसेस जो होते हैं, आरएनए वायरस, जैसे तुम्हारे बुक में तो दे रखा है टीएमवी का नाम, टोबैको मोजेक वायरस आरएनए वायरस है। लेकिन इसके अलावा जैसे एचआईवी वायरस है या कोरोना वायरस है, ये सब क्या है, आरएनए वायरस है। ठीक है, तो इनके अंदर आरएनए वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आरएनए हो गया। डीएनए वायरसेस के अंदर डीएनए, और डीएनए तो क्या होगा 99.99%, मतलब बिल्कुल बहुत अधिकांश जो जीव सेल्स है या जीव है उनके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अभी हम इनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम में, जो मल्टीपल क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन कई बार सेंटेंस वाइज भी आ जाते हैं क्वेश्चन कि 3-4 प्रॉपर्टीज, सॉरी, ठीक है, 3-4 लाइन आ जाएगी कि जैसे जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है ना, उसमें से एक गलत दे देगा, है ना। और तुम्हें उससे ही पहचानना है कि निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की नहीं है। तो हमें सिर्फ वो याद करना है कि कौन कौन सी है, सबसे पहले याद रखनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो रेप्लिकेट हो, या रेप्लिकेशन हो या रेप्लिकेट हो, लेकिन कैसा हो, वो फेथफुली। ठीक है, फेथफुली मतलब ईमानदारी से, ईमानदारी से मतलब बिना एरर, एरर लेस रेप्लिकेशन। ठीक है, एरर लेस होगा मतलब बिल्कुल उसमें कोई ज्यादा एरर, मतलब एरर होनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो ठीक रहता है। दूसरा अगर हम देखें जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मीन्स ऐसा है कि
ऐसे नहीं बार बार अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, वो केमिकली भी स्ट्रक्चर हो, केमिकली मतलब उसका जो नेचर है जिससे बना हुआ है वो ठीक हो, और स्ट्रक्चर भी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी हम देखें उसकी, तो वो होगा कि उसमें मतलब इस तरह से मतलब थोड़े चेंजेज हो, स्लो चेंजेस बोल सकते हैं अपन, स्लो चेंजेस जो टाइम के अनुसार हो, या स्लो म्यूटेशंस हो, उत्परिवर्तन हो। इनका रोल क्या है स्लो चेंजेस का, कि ये आगे जाके इवोल्यूशन में काम होते हैं। तो इवोल्यूशन के टाइम में मतलब इवोल्व होते हैं तो वो भी जरूरी है। इवोल्यूशन सडन चेंज नहीं होता है, म्यूटेशन सडन चेंज होता है, लेकिन म्यूटेशन ऐसे नहीं कि बार बार म्यूटेंट हो रहा। म्यूटेशन मतलब जैसे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद कोई चेंज आना, है ना, तो उस वो इवोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। आगे चले, जैसे इसमें एक चीज और है कि जैसे ये ट्रांसमिट होते हैं ना फैक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो रेप्लिकेशन में सॉरी इसमें जेनेटिक मटेरियल में भी एक खासियत होनी चाहिए कि ये ट्रांसमिट होते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से हो, जैसे मेंडल ने बताया था। मेंडेलियन मेंडेलियन जो फैक्टर थे उनकी तरह क्या हो, ये मेंडल फैक्टर की तरह ये ट्रांसमिट हो। ठीक है, मतलब इनका जो एक्सप्रेस होने का मोड जो होता है, एक्सप्रेस होता है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो एक्सप्रेशन इनका मेंडेलियन फैक्टर की तरह हो। ठीक है, जैसे तुमने पढ़ा पढ़ा होगा कैपिटल टी होता है, स्मॉल टी होता है, फिर ये बराबर बराबर जाते हैं दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में, जो भी है वो उस तरह से। तो मेंडेलियन फैक्टर जो उन्होंने बताए थे उनके अनुसार इनका होना चाहिए। ये चार जो पॉइंट है वो तुम्हें रटने हैं, याद करने हैं, समझने जो भी है। तो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी इसमें दे सकता है ना। अब इसका हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ये है। फर्स्ट वाला क्या है, हम बात किसी कहते हैं डीएनए और आरएनए की, कि कईयों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कई जगह डीएनए भी होता है। तो डीएनए ज्यादा क्यों होता है और आरएनए क्यों नहीं होता? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने इसमें, रेप्लिकेशन। देखो सर हाँ, सर सेल्फ रेप्लिकेशन भी हो सकती है क्या इसकी सेल्फ प्रॉपर्टी? रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होता है ये, खुद ही तो रेप्लिकेशन खुद के द्वारा तो होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो होता है, कैसे? तो ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। हाँ तो रेप्लिकेशन मीन्स सेल्फ सेल्फ की बात हो रही है, मतलब है ना, फेथफुली, मतलब रेप्लिकेशन तो होता ही है लेकिन फेथफुली हो ये है। हाँ, अब जेनेटिक मटेरियल है सेल्फ ही होगा। ओके सर। आगे देखो, इसमें पहली बात, पहली प्रॉपर्टी कह ली हमने रेप्लिकेशन की, और हमें ये ध्यान रखना आरएनए भी रेप्लिकेट होता है एंड डीएनए भी, दोनों रेप्लिकेट होता है, दोनों रेप्लिकेट होते हैं, इसलिए दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है, दोनों में अंतर के दोनों ही रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, इसलिए आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है और इसलिए डीएनए भी होता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया था वो क्या बताया था मैंने, स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में तुम देखोगे उस दिन मैंने बताया भी था कि डीएनए जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, डीएसडीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एंटी पैरेलल होता है, ये बताया था मैंने। और इसके अंदर 2' H ग्रुप होता है, ये भी बताया था मैंने। ये 2-3 पॉइंट, डबल स्टैंडर्ड होता है इसलिए स्टेबल होता है, 2' H ग्रुप होता है, एंड इसमें एक थाइमीन होता है। और थाइमीन क्या होता है, रिपेयर में काम आता है। थाइमीन जो होता है ना, इसे एक होता है थाइमीन डाइमर बनता है बाद में ना, रिपेयर में इजीली हो जाता है। तो इसलिए तीनों चीजें, डबल स्टैंडर्ड है इसलिए स्टेबल है, सेक 2' H होता है इसलिए क्या होता है कि ये रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है ना, ये ध्यान रखना। इसकी इंपोर्टेंस क्या है कि ये लेस, अगर कंपेयर करें किससे, आरएनए से, तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। और थायमीन का रोल क्या होता है, रिपेयर में काम आता है। तो ये तुम हायर क्लासेस में से पढ़ लोगे है ना, थायमीन डाइमर बनता है तब रिपेयर बन जाता हो जाता है। आरएनए में हम देखेंगे, आरएनए मोस्टली क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, मोस्टली होते हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन है डीएनए के, कुछ एक्सेप्शन है आरएनए के। आगे देखें, इसमें 2' OH ग्रुप होता है, क्या होता है, 2' OH ग्रुप होता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है,
हाईली रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव है तो क्या हो गया, ये यहाँ पर अनस्टेबल हो गया, ठीक है। और इसमें यूरेसिल होता है, तो यूरेसिल भी रिपेयर में काम नहीं आता है, थायमिन का ज्यादा रोल होता है, इसलिए रिपेयर इसका होता नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में हम देखें तो आरएनए ज्यादा स्टेबल है, डीएनए है, तो डीएनए स्टेबल है, आरएनए नहीं है। इसलिए अधिकांश जीवों में डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। एक चीज और देख लो, यहाँ पे ऐड कर लो, इसी में आरएनए जो होता है इनमें कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है। कैटेलाइटिक, कुछ आरएनए होते हैं जिनमें कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होती है, उन आरएनए को बोलते हैं हम राइबोजाइम्स, ठीक है। अब खुद ही कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी होती है तो ये इसको अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये ध्यान रखना। ये भी तो दो चीज हो गई, स्टेबिलिटी और रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन दोनों का होता है, लेकिन स्टेबिलिटी में डीएनए स्टेबल है। तीसरा मैंने बताया कौन सा, पर पीछे दोबारा करो। हाँ हाँ, इसमें देख लिया तुमने कि भाई इसमें कुछ पूछना था या स्क्रीनशॉट लेना था? हाँ सर, स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया। ठीक ठीक ठीक, है ना। आगे चलो। हाँ, हाँ सर। थर्ड पे क्या था कि जैसे इसमें मैंने बताया था स्लो चेंजेस होने चाहिए, स्लो चेंजेस हो, जो म्यूटेशन हो वो स्लो हो, है ना। म्यूटेशन होता है वो स्लो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अचानक हो रहा, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इसको तुम रिसेंटली देख लो, तुम जैसे कोरोना वायरस है, आरएनए वायरस है ना। तो आरएनए वायरस है तो फटाफट वो म्यूटेंट हो रहा है, म्यूटेंट होकर नए नए स्ट्रेन बन रहे हैं, कभी डेल्टा प्लस और फिर और आ जाएगा भी, है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात कि आरएनए डीएनए जो होता है, डीएनए में म्यूटेशन कम होते हैं, है ना। इसमें स्लो म्यूटेशन होते हैं, स्लो होता है म्यूटेशन जो होता है। जबकि आरएनए जो होता है, आरएनए के अंदर म्यूटेशन की रेट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना। इनकी म्यूटेशन रेट जो होती है ना, हाई म्यूटेशन रेट बोल सकते हैं, हाई म्यूटेशन रेट इसकी, आरएनए की। इसके दो कारण है, एक तो ये सिंगल स्टैंडर्ड तो है ही, तो इसमें तो है ही, इनमें रिपेयर मैकेनिज्म नहीं होती। इनमें एक एंजाइम, आरएनए वायरस होते हैं ना, या जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, क्रिप्टेज, है ना। अरे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ना, ये हमेशा एरर पैदा करता है, ठीक है, एरर युक्त होता है ये। जैसे डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसमें एरर नहीं होती है, और होती है तो वो रिपेयर के दूर सही हो जाती है। इसलिए इनमें म्यूटेशन बहुत कम होते हैं। म्यूटेशन कम है तो ये इवोल्यूशन, जब भी कभी इसमें म्यूटेंट होगा तो इवोल्यूशन में काम आएगा, ये थोड़े बहुत चेंजेस जाएंगे। जबकि इधर क्या होता है कि इनमें म्यूटेशन रेट हाई होती है, इनका एंजाइम भी एरर प्रोन होता है, तो एरर करता है, इसलिए ये बार बार नया रूप लेता है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल चाहिए ही नहीं होता किसी जीव को, है ना। ये अधिकांश जैसे वायरसेस के अंदर ही आरएनए होता है, बाकी अधिक आरएनए मतलब आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं होता। ये ध्यान रखना कि आरएनए की म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होती है। 10 मिनट बाद ये क्लास थोड़ी बंद हो जाएगी, फिर मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, ध्यान रखना, मैसेज आएगा मेरे पास, तो दोबारा जुड़ जाना। हाँ, अगली हम देखते हैं, और इसमें तो ये अपनी बातें हो गई पूरी। अब इसके बाद हम और जो आरएनए सिंथेसिस वगैरह, जो आरएनए के द्वारा रेप्लिकेशन हो गया, है ना, और बहुत सारी चीजें होती है। ये अपना टाइम, अपना क्लास लेते कितना टाइम हुआ अभी? 10 मिनट, हाँ? आधा घंटा, आधा घंटा हो गया शायद क्लास लेते हैं ना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो शुरू कर देते हैं। आरएनए डीएनए का तो पता चली गया तुम्हें, आरएनए स्टेबल है, डीएनए नहीं है, सॉरी आरएनए स्टेबल नहीं है, डीएनए है, तो इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है अधिकांश जीवों में। अब मैंने कल उस दिन तुम्हें बताया था कि एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, इसे पढ़ते हैं हम इवोल्यूशन में, आरएनए वर्ल्ड। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं वैसे इवोल्यूशन में, लेकिन तुम्हारे बुक में दे रखा है छोटा सा, और इसे बता भी रखा है कि तुम आगे जब इस क्लासेस में जाओगे तो उस क्लास में पढ़ोगे तुम, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो आरएनए वर्ल्ड क्या है। जैसे जब ऑर्गेनिज्म या सेल की खोज हुई थी, मतलब बहुत पहले की बात है, इवोल्यूशन के टाइम की बात है,
जब इवोल्यूशन हुआ था, इवोल्यूशन समझ रहे हो तुम लोग कि भाई जैसे सेल के बनने से पहले की बात है। सेल का जब सेल निर्माण हुआ था उससे पहले कोएसरवेट बने थे, सेल लाइक स्ट्रक्चर बने थे। उससे पहले इस जो पूरा ब्रह्मांड है ना, अपनी धरती की बात करते हैं, बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था, एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी रामायण है ये। तुम तो ये समझो पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही थे, फिर बाद में ऑर्गेनिक बने, उसके बाद सबसे पहले प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये बने, उसके बाद फिर सेल बनी, है ना। ये एक थोड़ा प्रोसेस है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या बना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, इसके बाद ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन बने, हैं न्यूक्लियोटाइड वगैरह बने। तो ये चीजें बनी थी। उसके बाद इसके लिए एक वो एक्सपेरिमेंट था, शायद वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे किसका था वो, जिसने बताया था प्रोटीन फर्स्ट थ्योरी। प्रोटीन फर्स्ट थ्योरी दी थी उसने, शायद मिलर था शायद, है ना, मिलर ने दिया था क्या? उसने अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यस सर। यस सर। मिथेन, अमोनिया, H2O मिला कुछ ऐसे कुछ बनाया था, और उसने अमीनो एसिड बनाए थे, है ना, मिलर था शायद, है ना। H2B। हाँ हाँ तो सर। अमीनो एसिड बनाए थे। लाइसिन बना था। हाँ अमीनो एसिड, वेरी गुड। तो अमीनो एसिड्स बनाए इसने, और अमीनो एसिड बनाने के बाद उसने बताया था अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उसने बताया था। और सबसे पहले प्रोटीन आया नेचर में, फिर प्रोटीन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है ना। तो इसलिए इसने ये भी शो कर दिया एंजाइम होते हैं, तो इसने फिर बाद में आरएनए और डीएनए बनाए होंगे। ये थ्योरी चल रही थी पहले। लेकिन जब बाद में आरएनए वर्ल्ड में दो चीजें क्लियर हुई कि आरएनए जो होता है, देखो आरएनए होता है, इसमें रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है, रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। आरएनए में कैटेलाइटिक एक्टिविटी भी होती है। जब ये पता चला ना कैटेलाइटिक, कैटेलिसिस जो होता है, मतलब आरएनए में कैटेलाइटिक एक्टिविटी होती है, तब से ये थ्योरी आई कि जब पहले इसी पे टिकी हुई थी कि भाई आरएनए एंजाइम होते तो है नहीं, तो और काम किसने किया होगा। तब आरएनए वर्ल्ड के थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू ये पता चला कि देखो सबसे पहले आरएनए बना। ये क्या कहती थ्योरी, सबसे पहले आरएनए बना होगा, फिर आरएनए ने अपना रेप्लिकेशन किया होगा, है ना, रेप्लिकेशन किया होगा, रेप्लिकेशन किया तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन गया तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आया। फिर रेप्लिकेशन कैसे किया, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी मतलब कैटेलाइटिक एक्टिविटी होती है, कैटेलाइटिक एक्टिविटी होती है, तो इसे किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ी, और इसके थ्रू ये रेप्लिकेट होता गया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों चीजें, आरएनए अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये इसे चाहिए था, क्या चाहिए था, कि कोई स्टेबल काम हो, स्टेबिलिटी इसे मिले किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तब इस थ्योरी के थ्रू बताया गया कि बाद में कुछ वर्षों मतलब 1000 साल, 5000 साल, ऐसे ऐसे नहीं कि 100, 200, 50 साल, कुछ वर्षों बाद, मतलब सैकड़ों वर्षों बाद, जैसे भी जैसे टाइम बीतता गया, करोड़ों में से सैकड़ों वर्षों बाद, ये क्या हुआ, इसने क्या किया कि जेनेटिक मटेरियल तो किसके रूप में दे दिया इसने, डीएनए के रूप में। इसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इसने क्या किया, एक तरफ तो आरएनए से डीएनए बना दिया। इसने क्या बनाया, आरएनए से डीएनए, और डीएनए स्टेबल होता है, तो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल काम करने लग गया बाद में। दूसरी चीज, इसमें कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, तो फिर इसने क्या किया, आरएनए से प्रोटीन बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, आरएनए से प्रोटीन बनाए होंगे, और प्रोटीन होते हैं वो अच्छे स्टेबल कैटेलिसिस होते हैं, स्टेबल कैटेलाइटिक एक्टिविटी हो गई ना, कैटेलाइसिस बोलते हैं, कैटेलिस्ट बोल दो इसे ना, कैटेलिस्ट होते हैं, स्टेबल हो गए ये। तो अब उस बाद में सेल्स में स्टेबिलिटी आ गई। तो इस पूरी रामायण का मतलब यही है कि ये थ्योरी ये कहना चाह रही थी कि पहले प्रोटीन नहीं आया था, पहले आरएनए आया था, फिर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम किया, उसके बाद आरएनए से डीएनए बना, और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज आने लग गया, और उसके बाद आरएनए से ही प्रोटीन बने, और प्रोटीन में कैटालाइटिक एक्टिविटी बढ़ने लगी, और फिर केवल प्रोटीन जो है वो कैटालाइसिस से काम करने लग गए, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल काम करने लग गया। तो अधिकांश हायर ऑर्गेनिज्म जो हैं उन सब में फिर ये धीरे धीरे डीएनए एज ए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बनने लग गया। तो ये वही बात है कि पहले मुर्गी आई है, पहले अंडा आया। तो पहले ये थ्योरी थोड़ी ऐसे बोली जाती थी
क्योंकि देखो हमें पता है ना ये चीज, हमें ये तो पता ही है सेंट्रल डोग्मा के अंदर आरएनए होता है ना, एक डीएनए होता है, एक डीएनए होता है, फिर एक प्रोटीन होता है। तो सेंट्रल डोग्मा यही था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से डीएनए भी बन जाता है, डीएनए से डीएनए तो बनता ही है, उसे रेप्लिकेशन कह देंगे, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये चल रहा था। फिर बाद में पता चला कि नहीं, डीएनए से डीएनए नहीं, आरएनए से डीएनए भी बनता है। तो इसे उल्टा रिवर्स इधर इधर कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो आरएनए से डीएनए भी बनता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। और उसके बाद तो अब बताओ, जैसे कोई बोले कि पहले आरएनए आया, कैसे आया आरएनए? पहले डीएनए से आरएनए बनता है, जब ये पता नहीं था ना आरएनए से डीएनए बनता है, तब ये बोलते थे या डीएनए से आरएनए बनता, तो कैसे हो गया आरएनए? पहले डीएनए कहाँ से आया? आरएनए डीएनए से आया होगा। अच्छा पहले डीएनए आया, डीएनए कैसे आया है? बिना एंजाइम के, प्रोटीन तो एंजाइम होते हैं ना, तो इसे तो बनाता है डीएनए, है डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता। तो इसलिए इसका काम और इसका काम, दोनों काम किसने किया? आरएनए ने किया। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, अपना मीटिंग टाइम थोड़ा खत्म होने वाला है, तो आप लोग यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम है। सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अगर एरर उत्पन्न कर रहा है तो फिर बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज क्यों करते हैं? किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। अरे तो वो जरूरी है ना। अरे देखो, जैसे डीएनए होता है, मान लो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, इस पे डीएनए मान लो ये वाला पार्ट ही जीन है, मतलब इसी का एक्सप्रेशन होना है, तो ये वाला पार्ट ही क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। ठीक है, ये आरएनए बनाएगा। अब इस आरएनए को अपन किसी दूसरे जीव में डाल थोड़ी पाएंगे। हम क्या चाहेंगे कि दूसरे जीव में जब इस डालेंगे ना जीव इस आरएनए को, तो इसको पहले डीएनए में चेंज करेंगे, इस आरएनए को वापस इस टुकड़े को डीएनए में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए, फिर इस डीएनए को हम डाल देंगे कहाँ पर? कोई भी दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें एरर नहीं होगा क्या? इसमें नहीं होगा। ये ऐसे नहीं कि एरर हर हर बार रेप्लिकेट करने पर एरर थोड़ी होता है, हर बार रेप्लिकेशन में एरर नहीं होगा। ऐसे होता तो कोरोना वायरस का हर स्ट्रेन नया होता, हर वायरस नया होता, सब कुछ खत्म हो चुका होता, पूरा दुनिया खत्म हो चुकी थी, ऐसा होता था। मतलब इसका ये है, एरर का मतलब ये नहीं है कि हर रेप्लिकेशन करेगा। जैसे इसने 50 साइकिल, 100 साइकिल, 1000 साइकिल रेप्लिकेट की, 5000 साइकिल या 1 लाख साइकिल, उसके बाद क्या हुआ? म्यूटेंट हो गया ये। इसलिए तो ओके कहता है, सर। इसलिए तो कोरोना के लिए बोलते हैं कि यार मास्क लगा के रखो, बाहर उसे ज्यादा मत होने दो, क्योंकि जिसकी बॉडी बढ़ रहा है तो उसी के अंदर फिर नया वायरस मिल जाएगा, नया स्ट्रेन मिल जाएगा। जितनी ज्यादा संख्या होगी, जितना ज्यादा रेप्लिकेट करेगा, जितनी ज्यादा लोगों में जाएगा, है ना, और जितने अलग अलग होस्टों में जाएगा, उसी अनुसार वो अपनी बॉडी शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये टाइम खत्म होने वाला है, अपन जस्ट 2 मिनट बाद दोबारा जुड़ते हैं। ठीक है।